गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश टर्म 2 एग्ज़ाम का मॉडल सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, इस पैसेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, जिसमें आपका उत्तर 5 प्रश्नों का ही देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैसेज को समझ लेते हैं। डियर रीडर, नो अवार्ड्स केम माई वे। प्रिय पाठक, कोई भी अवार्ड्स मुझे नहीं मिला। नेम एंड फेम एंड इवन रिचेज, मैंने नाम नहीं कमाया, मैंने प्रसिद्धि भी हासिल नहीं किया और मुझे धन संपत्ति भी नहीं मिला। ये जो राइटर हैं जो इस पैसेज को लिखे हैं वो बता रहे हैं अपने बारे में। Yes, countless times my name and pictures were splashed across रांची प्रिंट मीडिया। हाँ, एक बात जरूर है, अनगिनत बार, अनेक बार हमारा जो नाम है और हमारा जो पिक्चर है वह रांची प्रिंट मीडिया में छपा, न्यूज़पेपर में छपा। फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों से आई वॉज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूसेज इन द हिंदुस्तान टाइम्स। कुछ वर्षों से मैं रेगुलर कॉलम जो इंग्लिश यूसेज का है होता है हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें लगातार लिख रहा था। देखिए, न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम्स होता है, आप जानते होंगे। मैट्रिमोनियल का अलग कॉलम्स होता है, शादी ब्याह संबंधित। इंटरटेनमेंट्स का अलग कॉलम्स होता है। पॉलिटिक्स का अलग कॉलम्स होता है। उसी में जो इंग्लिश यूसेज का एक कॉलम्स था, उसमें कुछ वर्षों से जो राइटर थे वह नियमित रूप से लिख रहे थे। बट अवार्ड्स जस्ट डिडंट हैपन, लेकिन कोई अवार्ड्स इन्हें नहीं मिला। दैट इज इट, इनके बारे में यही है। बट एवरी टाइम एन EX स्टूडेंट मैसेज और कॉल्ड मी टू थैंक मी फॉर माई वोकेबलरी एंड इडियम क्लासेज, that classes that helped him clear his NDA. It was an award. लेकिन हर समय, या हम कह सकते हैं कई बार, इनके एक के पुराना विद्यार्थी थे जो इनको मैसेज करते थे, कॉल करते थे और वह इन्हें धन्यवाद देते थे, इसलिए क्योंकि यह जो वोकेबलरी और इडियम क्लासेस लिखते थे उससे वह विद्यार्थी का जो NDA का एग्ज़ाम था वो क्लियर हो चुका था, उसका सिलेक्शन NDA में हो चुका था। इट वाज एन अवार्ड, और यही इनका अवार्ड था। आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगस्टनी कॉलीग्स हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन। यह जो ये लिखा करते थे सब चीज़ न्यूज़पेपर कॉलम्स में, यह एक प्रकार का मैसेज था। किसके लिए? जो यंग इनके कॉलीग्स थे, साथी थे, जो साथ में काम करते थे। हु हंगर फॉर क्रेडिट, जो हमेशा क्रेडिट लेने के लिए ललायित रहते थे। बट गेट नन, और जिन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। तो उनके लिए क्या था? एक मैसेज था। अ क्लियर कॉन्साइंस, और स्पष्ट अंतरात्मा, एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और खुद की संतुष्टि, आर प्राइसलेस एसेट्स। यह क्या होता है? एक ऐसा एसेट्स होता है, एक ऐसा संपत्ति होता है जिसका कीमत लगाना मुश्किल है। तो जब व्यक्ति सच्चे दिल से काम करते हैं और उन्हें जब संतुष्टि मिलती है तो उसका कीमत लगाना मुश्किल है। बहुत लोग आप देखे होंगे काम करते हैं और उससे उन्हें संतुष्टि मिलती है, इसीलिए वो काम करते हैं, और रुपये पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, और जो अच्छा कर्म होता है उसका अपना फल होता है। हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो राइटर है, उसके अनुसार जो एक्चुअली अवार्ड है, वास्तविक जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड।
जो अच्छा कर्म है, जो सद्गुण है, वही रिवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज नॉन फिगर इन द सिटी। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा लाइन से इस पैसेज में दिया हुआ है जिससे यह पता चलता है कि स्पीकर जो है एक जानना माना, मतलब एक पॉपुलर फिगर है सिटी का। तो आप देखे होंगे दिया हुआ है लाइन नंबर 2 में, काउंटलेस टाइम्स माय नेम एंड पिक्चर्स वर स्प्लैश्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। राइटर कह रहे हैं कि बहुत बार, अनेक बार हमारा जो नाम है और पिक्चर है रांची प्रिंट मीडिया में छप चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह एक पॉपुलर फिगर थे उस सिटी का। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वे हैज़ द स्पीकर गॉट द अवार्ड। किस प्रकार का अवार्ड जो है स्पीकर को मिलता है। तो चूंकि जो स्पीकर है रेगुलर कॉलम लिखता है इंग्लिश यूसेज के बारे में, और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वह क्लियर हो जाता है। वह विद्यार्थी स्पीकर को धन्यवाद देते हैं, और यही जो सम्मान है, यही जो इज्जत है, वो स्पीकर के लिए एक्चुअल अवार्ड है। व्हाट आर द प्राइसलेस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर के अनुसार जो प्राइसलेस एसेट्स है, ऐसा संपत्ति जिसका कीमत लगाना मुश्किल है, वह क्या है। तो अ क्लियर कॉन्साइंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर प्राइसलेस एसेट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ये जो सच्चे दिल से काम किया हुआ और उसके बाद उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद से जो संतुष्टि महसूस होती है, वह क्या है, प्राइसलेस एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है उसको पूरा करना है। तो देखिए, आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगस्टानी कॉलीग्स। तो इसमें जो लाइन दिया हुआ है यह लाइन कंप्लीट नहीं है, इसका जो कुछ पार्ट है वह छोड़ा हुआ है, तो उस पार्ट को आप पैसे से देख करके लिख देंगे। 2 में भी वही है, फॉर सम ईयर्स आई वाज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम। तो उसके बाद जो आगे वाला पार्ट होगा उस सेंटेंस का, उसको आप लिख देंगे। जैसे आई राइट ऑल दिस एज अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगस्टानी कॉलीग्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीचे से 3rd लाइन में फॉर माई यंगस्टानी कॉलीग्स। अब यहाँ जो हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन, यहाँ तक जो फुल स्टॉप है वहाँ तक हम उसको लिख देंगे। तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा और इसमें आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा। 2 का, फॉर सम ईयर्स आई वाज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम। तो कॉलम के बाद वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है ऊपर से लाइन नंबर 3 में, फॉर सम ईयर्स आई वाज इवन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम, और कॉलम के बाद जो है खाली छोड़ा हुआ है, तो आप उसको पूरा कर दीजिए। ऑन इंग्लिश यूसेज इन द हिंदुस्तान टाइम्स, फुल स्टॉप तक हम लिख देंगे, हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स अवार्ड एंड, मतलब अवार्ड और फेम को सेंटेंस में प्रयोग कर देना है। तो अवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार और फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि। तो आप लिख सकते हैं कि आई गॉट एन अवार्ड यस्टरडे, मुझे कल एक अवार्ड मिला। अब फेम का मतलब प्रसिद्धि, तो आप लिख सकते हैं आई डिड नॉट गेट फेम टिल नाउ, अभी तक मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल दे देना है। तो कोशिश आपको यह करना चाहिए कि जो पैसेज का टाइटल है वह पैसेज से ही सिलेक्ट करना चाहिए। पैसेज के अंत में यदि आप देखेंगे तो पूरे पैसेज का जो निचोड़ है वह दिया हुआ है, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। इसी को आप क्या करेंगे, पैसेज का टाइटल बना देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। सेक्शन बी राइटिंग 10 मार्क्स का है यह। क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें अटेम्प्ट एनी 2 मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 2 का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज टू डू बेटर इन लाइफ। इसमें एक पत्र लिखना है आपको अपने बड़े भाई के पास, यह बताते हुए कि आप कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और लाइफ में बेटर करने के लिए पढ़ाई आप कैसे कर रहे हैं। इसके बताते हुए आप अपने एल्डर ब्रदर को एक पत्र लिख देंगे। पत्र यहाँ मौखिक संभव नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए राइटिंग सेक्शन का काम आप खुद से करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, यह रिक्वेस्ट करते हुए कि आपके स्कूल का जो लाइब्रेरी है उसमें सफिशिएंट बुक्स, पर्याप्त बुक्स वह उपलब्ध कराएं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और द लाइफ इन अ विलेज। एक पैराग्राफ लिख देना है किस पर, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स के महत्व पर, या द लाइफ इन अ विलेज, गांव का जो जीवन होता है, गांव में जो जीवन होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। दोनों में से कोई एक पर पैराग्राफ लिखना है। सेक्शन सी लिटरेचर, या 20 मार्क्स का है। अटेम्प्ट एनी 5, इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होकर के 17 तक है सेक्शन सी में, तो टोटल 7 क्वेश्चंस हो गया। आपको बनाना कितना है, 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंपलसरी है सबके लिए, तो 2 तो एक कंपलसरी हो गया, 2 बनाना ही बनाना है। इसके अलावा 3 और क्वेश्चंस इस सेक्शन से आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक पोएम है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका उत्तर देना है। तो आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। देखिए यह जो पोएम है, यह जो पोएम का लाइन्स लिया हुआ है, यह आपके फर्स्ट बुक का एक पोएम है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसको गिव पटेल लिखे हैं, वहाँ से लिया गया है। और इसमें नीचे क्वेश्चंस क्या है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी यह जो लाइन्स दिया हुआ है वह किस पोएम से लिया हुआ है, तो आप लिख देंगे ऑन किलिंग अ ट्री। क्वेश्चन नंबर बी, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, यह जो लाइन्स दिया हुआ है उसको कौन लिखा है, तो गिव पटेल लिखे हैं। कौन लिखे हैं, गिव पटेल। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड, पेड़ का जो जीवन होता है वो कैसे खत्म होता है। तो देखिए इस कविता में पोएट गिव पटेल यह बताए हैं कि अगर पेड़ के लाइफ को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसका जो जड़ है उसको मिट्टी से निकाल देना होगा, मतलब उसको मिट्टी से उखाड़ कर फेंक देना होगा, तभी एक पेड़ का जीवन अंत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। एक और पैसेज दिया हुआ है, यह आपके किताब का ही लाइन से आप पढ़े होंगे। एक चैप्टर है आपकी किताब में जिसका नाम है रीच द टॉप ऑफ पार्ट 1, जिसको संतोष यादव लिखी हैं। फर्स्ट बुक का यह चैप्टर है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। आपको बता दें कि संसार की एकमात्र महिला हैं संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। उनके बारे में दिया हुआ है इस लाइन्स में कि 1992 में जो एवरेस्ट मिशन चल रहा था उसमें संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो वह एक जो पर्वतारोही था उसको मदद की थी। शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। अब चूंकि दुर्भाग्यवश संतोष यादव
उस पर्वतारोही को नहीं बचा सकी। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक और दूसरा पर्वतारोही था जिसका नाम था मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। अगर उसको मदद नहीं करते ऑक्सीजन दे करके तो उसका भी वही होता जो एक पर्वतारोही के साथ हुआ था। मतलब एक जो पर्वतारोही था जिसको मदद संतोष यादव की थी, लेकिन वह बच नहीं सकी। अगर मोहन सिंह को भी ऑक्सीजन नहीं मिलता तो यह भी मर जाते। अब क्वेश्चन नंबर ए है पैसेज का, हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फिलो क्लाइंबर। कैसे उनके जो साथी क्लाइंबर थे, पर्वतारोही थे, उनको मदद करके भी दुर्भाग्यवश बचा नहीं पाती हैं, लेकिन जो दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उनको ऑक्सीजन दे करके वह बचा लेती हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव। तो यह बात संतोष यादव के बारे में क्या बताता है। तो यह यही बताता है कि संतोष यादव को अपने जो साथी थे पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले, उनके प्रति चिंता थी। चूज द सेम वर्ड फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से एक वर्ड लेना है जिसका मतलब होता है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। पैसेज में एक वर्ड आया है फेट, FAT, फेट मीन्स भी होता है भाग्य। तो क्वेश्चन नंबर सी का उत्तर हो जाएगा फेट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम। देखिए एक पोएम है जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन। कोई भी आदमी पराया नहीं है, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। इसको लिखे हैं जेम्स कर्कप। इसका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लें। इस कविता में पोएट जेम्स कर्कप यह बताते हैं कि सभी मानव शारीरिक रूप से जो बनावट है उसमें सेम है। भले ही सभी लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी है वह सभी का सेम है। कोई भी देश पराया नहीं है। इसी पृथ्वी पर सभी लोग चलते हैं, पृथ्वी एक ही है। और जब लोग मरते हैं तो सभी को इसी पृथ्वी पर जलाया जाता है या दफनाया जाता है। और हम सभी एक ही सन, एक ही एयर और एक ही वाटर, सब जगह जो सन, एयर और वाटर होता है वो सेम होता है, इसी को प्रयोग करते हैं, इसलिए हम सभी सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। देखिए यह जो क्वेश्चंस है यह ऑन किलिंग अ ट्री से लिया गया है। एक पोएम है जिसको गिव पटेल लिखे हैं। इसमें ब्लीडिंग बार्क का मतलब है कि खून से लथपथ होना। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार जब हम पेड़ के ऊपरी हिस्सा को, जो स्किन होता है, छाल, उसको अगर काटें तो आप देखे होंगे वहाँ से लिक्विड निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जब हम कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। और पेड़ को भी पेन होता है, दर्द होता है जब हम उसे काटते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है। तो ब्लीडिंग बार्क का मतलब खून से लथपथ होना। और ब्लीड कैसे होता है, तो जब हम कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करते हैं तो पेड़ में ब्लीडिंग होता है, लिक्विड निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे ही हम पेड़ का ब्लीड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। आपको कैसे यह पता चलता है कि संतोष यादव को पर्यावरण के प्रति चिंता थी। तो देखिए संतोष यादव को सचमुच पर्यावरण के प्रति बहुत चिंता थी।
जब वह माउंट एवरेस्ट पर झंडा को, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, उसको जो फहरा ली, तो वहाँ जो कूड़ा करकट जो बिखरा हुआ था, 500 किलोग्राम कूड़ा करकट हिमालय से वह उठाकर लाई थी। इसका मतलब यह था कि वह पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहती हैं और उनको पर्यावरण के प्रति बहुत चिंता थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम अपना पहला वेजेस जो होता है, जो सैलरी होता है, कमाई जो होता है, उसको कैसे प्राप्त किए? तो आपको बताए थे, यह जो क्वेश्चन है वो APJ अब्दुल कलाम का एक चैप्टर है माय चाइल्डहुड, वहाँ से लिया हुआ है। तो अब्दुल कलाम के जो एक कजिन थे शमसुद्दीन, वह न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट का काम करते थे रामेश्वरम में। अब चूँकि जब इमरजेंसी लगा, ट्रेन का हॉल्ट रामेश्वरम में शुरू हुआ, तो वहाँ से न्यूज़पेपर को बंडल्स बनाकर ट्रेन से उतारना पड़ता था और इनके जो कजिन थे उनको एक व्यक्ति का ज़रूरत था। अब्दुल कलाम से जब वो बात किए तो अब्दुल कलाम तैयार हो गए, एग्री कर गए। अब्दुल कलाम उनको मदद किए और यहीं से अब्दुल कलाम अपना फर्स्ट वेजेस प्राप्त किए। आपको यह भी बताए थे कि अपने फर्स्ट वेजेस जो पहला कमाई था उनके जीवन का, उसको वह अगले 50 वर्षों में भी नहीं भूल पाए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैवोक हैज द सुपर साइक्लोन रेक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ ओडिशा? देखिए, यह जो क्वेश्चन है वह आपके सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरासामा से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब स्टॉर्म आया, बर्बाद करने वाला जब तूफान आया, तो वह कई घरों को बहाकर ले गया, उड़ाकर ले गया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस बर्बाद हो गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल मारे गए, लार्ज नंबर में जो पेड़ थे वो मिट्टी से उखड़कर गिर गए, चारों तरफ लाशें थी, लोग बेघर हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। और इसलिए यह जो है लोगों का जनजीवन बर्बाद कर दिया और लोगों के जीवन में काफ़ी तबाही लाया। यह घटना कहाँ घटा था? उड़ीसा में। पार्ट 4 सेक्शन सी का अटेम्प्ट एनीवन, यह सेक्शन सी का पार्ट 4 है। इसमें 2 प्रश्न हैं जिसमें आपको एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? कैसे एक गुरु अपने चेला का, अपने शिष्य का जीवन बचा लेते हैं? देखिए, गुरु गुरु होते हैं और वह कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे रहते हमारा जो शिष्य है उसका जीवन खत्म हो। तो यह जो क्वेश्चंस है वह आपके सेकेंड बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वहाँ से लिया गया है। इसमें आपको हम बताए थे कि जब मर्चेंट्स को फांसी होने लगी तो मर्चेंट काफ़ी वीक था, काफ़ी थिन था, दुबला पतला था, स्टेक के लिए खंबा में वो फिट नहीं बैठता था, तो उसको फांसी नहीं हुई। तो राजा आदेश दिया कि अब एक मोटे व्यक्ति को, एक फैट मैन को कहीं से पकड़ कर लाओ। तो राजा के जो लोग थे वह खोज रहे थे एक मोटे व्यक्ति को। वैसे ही उनकी नज़र डिसिपल पर पड़ जाती है, शिष्य पर पड़ जाती है, गुरु के शिष्य पर। तो वह उन्हें पकड़ ले आते हैं। शिष्य अपनी बात बताते हैं कि भाई हमारी कोई दोष नहीं थी,
हमको क्यों मारेंगे आप, हमको क्यों सज़ा देंगे आप। लेकिन राजा मानते नहीं हैं। तो जो शिष्य के गुरु थे वह बहुत सीधी व्यक्ति थे, उनके पास मैजिक पावर था। तो उनको यह याद करते हैं डिसिपल शिष्य, चूँकि इनके गुरु प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके बारे में जानते थे। तो जैसे ही यह याद करते अपने गुरु को, गुरु इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वो अपने शिष्य से कुछ कहते हैं। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाती है। गुरु और शिष्य दोनों पहले मरना चाहते हैं। गुरु बोल रहे हैं पहले हम मरेंगे, तो शिष्य बोल रहे हैं पहले हम मरेंगे। अब राजा यह बात को जानकर, यह बात सुनकर बड़ी हैरान हो गया। क्या बात है, गुरु भी पहले मरना चाह रहे हैं और शिष्य भी पहले मरना चाह रहे हैं। तो गुरु ने बताया कि इस नए स्टेक में, यह जो नया खंभा है, इसमें सबसे पहले जो मरेगा उसको दोबारा जन्म जब होगा तो वह इसी कंट्री का राजा बनेगा, और जो दूसरी बार में मरेगा वह इसी कंट्री का मंत्री बनेगा। अब राजा और मंत्री दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस बात से, और उन लोग दोनों सोचते हैं, राजा और मंत्री, कि भाई यह जो चांस आया है राजा और मंत्री का दोबारा बनने का, यह हमें फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। इसलिए दोनों को, राजा को और मंत्री को, फांसी दे दिया जाता है उस स्टेक में, और इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य का जान बचा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। देखिए, आपके सेकेंड बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लीफ, चैप्टर नंबर 7। उसमें आपको पिछले मॉडल सेट का एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताए थे कि एक पेंटर थे, ओल्ड पेंटर विहरमन, जो जॉन्सी का लाइफ बचाए थे। जॉन्सी को निमोनिया हुआ था, वह उसकी लाइफ को बचाए थे, लेकिन उनकी जान चली गई थी। तो इस जॉन्सी के बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन्सी का कैरेक्टर स्केच इस स्टोरी में क्या है, लास्ट लीफ में आप बताइए। तो जॉन्सी एक कमज़ोर दिल की औरत थी। वह पॉजिटिव नहीं सोच पाती थी, वह बहुत ही परेशान रहती थी। वह अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन को झेल नहीं पाती थी। वह एक यंग आर्टिस्ट थी जो अपने मित्र सू के साथ रहती थी, SUE। जॉन्सी बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है। अब वो अपने आप के बारे में थोड़ी गड़बड़ चीज़ सोच लेती है। उसके मन में एक आइडिया आ जाता है कि जो आइवी क्रीपर था, जो एक लता था, उस लता का अगर अंतिम पत्ता जब गिर जाएगा तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह खिड़की से बाहर देखते रहती थी। जो क्रीपर था, आइवी क्रीपर, उससे पत्ते गिर रहे थे। प्रतिदिन पत्ता कम होते जा रहा था क्योंकि वेदर ठीक नहीं था, वेदर खराब था, वेदर स्टॉर्मी था, तूफान चल रहा था। एक पत्ता सिर्फ उसमें बच जाता है और वह यह सोच लेती है कि जिस समय यह अंतिम पत्ता गिर जाएगा आइवी क्रीपर से, उसी समय हम मर जाएंगे। यह पत्ता रात में गिर जाएगा क्योंकि तूफान चल रहा है और हम रात में ही मर जाएंगे। यह बात जब बेहरमन को पता चलता है तो बेहरमन वहाँ पहुँचते हैं उसी कोल्ड नाइट में, और वह दीवार पर एक उसी टाइप का पत्ता का चित्र बना देते हैं। जॉन्सी देखती है, अगले सुबह देखती है कि यह पत्ता अभी तक है,
और इससे उसका जो फुलिश एटीट्यूड्स था, उसकी जो बेवकूफ़ी था, वह ख़त्म हो जाती है, उसका तबीयत ठीक हो जाता है। लेकिन उस कोल्ड नाइट में जो बेहरमन वहाँ वॉल पर एक के लीफ का चित्र बनाने गए थे, तो इनको कोड़ लग जाती है, इनको निमोनिया हो जाती है और यह मर जाते हैं। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।